हेलो बच्चों, वेलकम टू तक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने सोशल जस्टिस चैप्टर में क्या कहते हैं कि हमने जस्टिस क्या है पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा, जस्टिस के प्रिंसिपल्स पढ़े। दो बातें हमने पढ़ ली थी। प्रिंसिपल्स के साथ साथ में हमने पढ़ लिया कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। अब इतना ही नहीं है पेपर, इतना ही चीजें। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं। जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, इसको समझते हैं क्या है जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। और फिर एक टॉपिक और होगा, चौथा टॉपिक है, और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस के बाद में आ जाएगा परस्यूइंग सोशल जस्टिस। हाँ, परस्यूइंग सोशल जस्टिस। तो इन चार, हाँ मतलब कि अभी हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे और ये दो टॉपिक्स हमारे हो जाए, इसका मतलब क्या कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। ओके। तो देखिए यहाँ पे ऐसा इन्होंने क्या बताया है, मैं सीधे सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। जॉन्स रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में सीखें, समझने की कोशिश करें तो बाई द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, इनका एक प्रिंसिपल था व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है? व्हील का मतलब होता है पर्दा। व्हील का मतलब क्या होता है? पर्दा। ठीक है, इग्नोरेंस का पर्दा मतलब कि क्या करना है कि यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं, इसमें मैं बताता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं, ये बात क्या हुई। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि आप इस सोसाइटी में 10 पीपल्स हैं, A B C D E F G H I J, ये 10 लोग हैं। अब कह रहे हैं कि अगर इन 10 लोगों को नियम बनाने हैं, नियम बनाने हैं, इन 10 लोगों को नियम बनाने हैं, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे व्हील ऑफ इग्नोरेंस में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील का मतलब मैंने बताया पर्दा। इनको ये नहीं पता होगा, इनके ऊपर इस चीज के पर्दा होगा कि इनको ये नहीं पता होगा कि ये सोसाइटी में रिच होंगे या पुअर होंगे या एक्सट्रीमली पुअर होंगे, ऐसे समझ लीजिए। या किस, मतलब कि ये क्या कहते हैं किस सेक्शन में है, ये किस सेक्शन में आएंगे इनको ये नहीं पता। सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आएंगे ये इनको जब नहीं पता होगा। अब इनको बनाने हैं रूल्स। अब इनको क्या बनाने हैं? रूल्स बनाने हैं। तब ये क्या करेंगे? तब ये 10 के 10 लोग हमेशा अपने दिमाग में सबसे बेकार वाले जो सेक्शन के, जो मतलब किसी सोसाइटी की जो सबसे बेकार सेक्शन होगा ना, उसको ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाए। क्या? व्हील ऑफ इग्नोरेंस में क्या होगा कि अगर ये 10 लोग हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी सोसाइटी में 10 लोग हैं और इनको ये नहीं पता है कि ये किस सोसाइटी में, अगर इनको बोला गया कि देखो भाई तुम्हें रूल्स बनाने हैं, अब इस सोसाइटी के लिए तुम्हें रूल्स बनाने हैं, लेकिन अगर इनको यही नहीं पता होगा कि ये कौन सी सेक्शन में जाएंगे, सोसाइटी के कौन से सेक्शन में जाएंगे, अमीर वाले सेक्शन में जाएंगे या गरीब वाले या एकदम गरीब वाले, कौन से सेक्शन में जाएंगे, इनको ये नहीं पता है। जब इनको ये नहीं पता है तो हमेशा ये कौन से, जब इनको रूल्स बनाने होंगे, इन्हीं 10 लोगों को रूल्स बनाने हैं और इन्हीं 10 लोगों को रहना भी है। तो ये 10 के 10 लोग रूल्स को हमेशा कैसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे एकदम एक्सट्रीम पुअर कंडीशन पर, एक्सट्रीम पुअर कंडीशन को ध्यान रखें। हाँ, कि सबसे बेकार स्थिति कौन सी हो सकती है उसको बेहतर बनाने के लिए हमेशा रूल। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्या व्हील ऑफ इग्नोरेंस में क्या होगा कि हर वो लोग जो होंगे, क्योंकि इनके सामने पर्दा है। व्हील का मतलब पर्दा होता है, किस चीज का पर्दा है, इस चीज का पर्दा है कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करेंगे, इनको नहीं पता। जब इनको किस सोसाइटी से बिलोंग करेंगे नहीं पता है, तो हमेशा रूल्स ये कैसे बनाएंगे, ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे क्या होगा कि लोगों को लगे कि मतलब लोगों को क्या, इनको हमेशा ये डर रहेगा कहीं मैं उस, मतलब कि सबसे गरीब वाले तबके में मैं नहीं पहुंच गया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। बी भी यही सोच रहा होगा, सी भी यही सोच रहा होगा, तो हो सकता है कि मैं ही उसमें सबसे नीचे वाले में पहुंच गया तो क्या होगा, और डी ही सबसे नीचे वाले में पहुंच गया तो क्या होगा। तो इस वजह से भी क्या कहते हैं कि ये जो रूल्स बनाए जाएंगे वो क्या होंगे, बेस्ट होंगे। तो यहाँ पे यही है कहानी, देखते हैं पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है।
इसमें क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्या कहते हैं बुक में जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं, और फिर फाइनली हमारा तैयार हो जाएगा कंटेंट, तो और उसको हम लिख देंगे एग्जाम में। बाई व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अच्छा कोई पेपर में पूछा जाएगा व्हील ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी किसने दी है, तो जॉन रॉल्स ने दी। ठीक है, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। रॉल्स हैड presented the principle of justice. If a person does not know what is his position will be in a society, मैंने बताया ना कि उसका सोसाइटी में क्या पोजीशन होगा, हाँ, जिसको वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसको जिसको मतलब कि कुछ पर्सन को उनको ऑर्गेनाइज करने का टास्क दिया गया कि चलो आप एक ऐसी सोसाइटी बनाओ, और यानी कि वो क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनमें पॉलिसीज बनाना है, तब ही विल ऑब्वियसली मेक द बेस्ट पॉलिसी, तो वो हमेशा क्या करेगा, अच्छी पॉलिसी बनाएगा, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा ऐसी, और वो ऐसे क्या कहते हैं कि मतलब कि क्या कहते हैं कि ऐसे रूल्स बनाएंगे जो एवरी सेक्शन को, क्योंकि देखो क्या होगा अगर वो अमीर मतलब कि यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि केवल और केवल गरीब में ही के लिए ही बेकार अच्छे रूल बनाएंगे, नहीं, अगर कोई भी अमीर में भी जाना चाहता होगा तो वहां पर भी वो अच्छे ही रूल बनाएगा, क्योंकि वो जब अगर वो अमीर वाले पार्ट में पहुंच गया, इनको किसी को नहीं पता ना कि गरीब में जाएंगे या अमीर में जाएंगे, कौन से पार्ट में कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जाएंगे, इनको नहीं पता है, तो ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ही अच्छे रूल्स बनाएंगे, क्योंकि इनको नहीं पता किस सेक्शन में चले जाए, ये इनको भी नहीं पता किस सेक्शन में चले जाए, सी को भी नहीं पता, ऐसे जी आई को भी नहीं पता, सब लोग अच्छे सेक्शन के लिए हर एक सेक्शन के लिए अच्छे रूल बनाएंगे, वो चाहे पुअर के लिए हो और चाहे वो, इवन तो पुअर वाले कंडीशन को भी ध्यान में रख करके और अच्छे रूल बनाए जाएंगे, ये ध्यान में रखो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इन्होंने बताया कि भाई ही विल ऑब्वियसली मेक बेस्ट पॉलिसी which provides facility to every sections of the society. For the establishment of justice, it is necessary to reduce the deep gap between rich and poor. और इन्होंने पहला पॉइंट तो ये बता दिया कि सब लोग हर सेक्शन, ताकि क्या कहते हैं कि ऐसे रूल्स बनाएंगे ताकि जो फैसिलिटीज हो ना वो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वली मिल सके। और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि अगर सोसाइटी को जस्टिस से परिपूर्ण करना है, यानी कि सोसाइटी में जस्टिस हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है ना उसको हटाना पड़ेगा। उसको कैसे हटाना पड़ेगा, लोगों को बेसिक कंडीशंस की उनको नीड दो, जो उनकी बेसिक कंडीशंस है लाइफ की उनको क्या करो, इक्वल रखो। हाँ, मिनिमम बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ, बाई प्रोवाइड मिनिमम बेसिक कंडीशन, उनको बेसिक जैसे मिनिमम बेसिक कंडीशन क्या होता है, किसी को हाउस की जरूरत है, ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मिनिमम वेजेस, मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम हेल्थ केयर, ये सारी की सारी चीजें लोगों को अगर मिलती रहेंगी तो वो बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि वो सोसाइटी क्या हो जाएगी, जस्ट हो जाएगी। ओके, तो ये दो पॉइंट्स इन्होंने बताए थे, इसको देख लेते हैं बुक में कैसे लिखा हुआ है। बुक में कह रहा है कि अगर इफ पीपल आर आस्क्ड टू चूज अ काइंड ऑफ सोसाइटी, अगर अभी लोगों से बोला जाए कि भाई तुम किस सोसाइटी में रहना चाहते हो, तो वो हमेशा यही सोचेंगे कि जहां पे उनको प्रिविलेज हो, जहां पे उनको क्या हो, प्रिविलेज हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ऐसा डिसीजन लेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर इससे क्या होगा कि लोगों को, देखिए जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपसे पेपर में पूछा जाएगा जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो इतना ही लिख करके आना है, ये है, यही है, इसी को लिख करके आना है, जो मैंने ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, यही दो पॉइंट्स लिख करके आना है, ये देख लीजिए इसको, यही दो पॉइंट्स लिख करके आना है, एक बार आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। बाकी मैं बता रहा हूँ कि आगे कैसे, जैसे चैप्टर में क्या लिखा है वो तो जस्ट एक नोट्स बना हुआ है। हाँ, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, अच्छा हम सबसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि भाई सब लोग अपने क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को या पर्सनल इंटरेस्ट को त्याग करके समाज के बारे में अच्छा सोचेंगे, ऐसा तो है नहीं, सब लोग अच्छा सोचेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो है लोग अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, और वैसे भी आज हम लोग भी क्या सोचते हैं कि हमारे माता पिता अपने बच्चों के बारे में सबसे अच्छा क्या है वो यही हम ऐसा सोचते हैं। तो जॉन रॉल्स ने क्या कहते हैं कि आंसर देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करो, कह रहे ही आर्ग्यूज दैट ओनली वे टू वी कैन अराइव एट फेयर एंड जस्ट रूल, अगर हम फेयर एंड जस्ट रूल पे तभी भी पहुंच सकते हैं इफ वी कैन इमेजिन आवरसेल्फ टू अ सिचुएशन इन विच वी हैव टू मेक डिसीजंस अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड और वी डू नॉट नो विच पोजीशन, कह रहे हैं कि अगर हम फेयर एंड जस्ट रूल तभी बना सकते हैं, फेयर एंड जस्ट रूल तभी बना सकते हैं जब क्या होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि हम सोसाइटी के किस सेक्शन में हैं, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हम बिलोंग करेंगे, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम बड़े आसानी से सभी सेक्शन के लिए क्या हो, सेम रूल बनाएंगे और अच्छा रूल बनाएंगे। हाँ,
कि सभी सेक्शन के लिए, हमें यही नहीं पता कि हम किस सेक्शन से हैं। जैसे हम यही मैंने बताया कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक ये हो गया, ऐसे समझ लो ये लोअर कास्ट के लोग हो गए, ये अपर कास्ट के लोग हो गए, ऐसे ही। तो अब हमें नहीं पता, अब ऐसे तो मान लो कि दो कास्ट में एक सोसाइटी दो कास्ट में बट गई, ये सोसाइटी के कुछ लोग हैं, ये दो कास्ट में बंटना चाहते हैं। अब ये जो यहाँ के जो लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि ये लोअर कास्ट में आएंगे या अपर कास्ट में आएंगे। तो ये जो रूल्स बनाएंगे, ये रूल्स कैसे बनाएंगे? ये ऐसे रूल्स बनाएंगे जिसमें लोअर कास्ट को भी फायदा हो, बेस्ट पॉलिसी फॉर बोथ कास्ट। ये क्या करेंगे? बेस्ट पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि इनको यही नहीं पता होगा ना किस में ये चले जाएं। अगर मान लो इनको ये, अब ये सोचे कि अगर हम अपर कास्ट के लिए अच्छा रूल बना दिए, तो मतलब कि अपर कास्ट को ज्यादा प्रिविलेज दे दिए, अपर कास्ट को ज्यादा प्रिविलेज दे दिए, तो कहीं हम लोअर कास्ट में ना पहुंच जाए, ये भी तो डर होगा। और मान लो कि कहते हैं कि लोअर कास्ट के लिए अच्छा रूल बना दिया, मतलब कि बढ़िया पॉलिसी दे दी, तो हो सकता है कि वो अपर कास्ट में पहुंचे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं कि वे कहते हैं कि क्या नाम है इनका, क्या कहते हैं कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि भाई, कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? अपना बेस्ट रूल बनाएंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दे दिया व्हील ऑफ इग्नोरेंस। देखो लिखा हुआ है, रॉल्स डिस्क्राइब दिस एज अ थिंकिंग अंडर व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील का मतलब मैंने बताया पर्दा, जिसमें क्या होता है कि ही एक्सपेक्ट दैट, क्या कहते हैं कि ही एक्सपेक्ट दैट इन सच अ सिचुएशन अ कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट आर पॉसिबल पोजीशन। इनको ये नहीं पता होगा कि किस में, क्या कहते हैं कि वो सोसाइटी में, क्या कहते हैं कि हमारा पोजीशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, ये नहीं पता होगा। हर पर्सन क्या करेगा? एवरी पर्सन वुड डिसाइड इन द वे ऑफ जनरली डू। तो वो क्या होगा? दैट इन टर्म्स ऑफ दियर ओन इंटरेस्ट, वो भी फिर से वही अपने इंटरेस्ट अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश करेगा। फिर से वही चीजें कह रहे हैं कि अब जब वो उस पर्सन को सोसाइटी के बारे में नहीं पता कि वो किस सेक्शन में जाएगा, तो वो हमेशा अपने के लिए बेस्ट करने की कोशिश करेगा। जब वो अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो हमेशा वर्स्ट सिचुएशन सोचेगा कि कहीं मैं सबसे लोवेस्ट, समाज के लोवेस्ट सेक्शन में न चला जाऊं। अगर समाज के लोवेस्ट सेक्शन में नहीं चला गया तो फिर क्या होगा? फिर भी एक समस्या आ जाएगी। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि हमेशा उस सेक्शन का ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाएगा। समझ में आएगी? समझ में Right. और यहाँ पे देखो क्या लिखो, हेंस इट वुड मेक सेंस फॉर ईच पर्सन एक्टिंग इन हिज ओन इंटरेस्ट। सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट में तो बना रहे होंगे, सब लोग अपने हिसाब से तो रूल्स बना रहे होंगे, लेकिन वो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो वीकर सेक्शन होगा ना, उसी को ध्यान में रख करके सब लोग रूल बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक बढ़िया सा, क्या कहते हैं कि लॉ बन जाएगा ये सारी। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, इट इज ऑफ कोर्स नॉट इजी टू इरेज। कह रहे हैं कि हमारा, अच्छा जब हम क्या कहते हैं कि अगर ऐसे इसमें, जब हम व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाएंगे, तो हमारी आइडेंटिटी को हमें, क्या कहते हैं कि इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। बट देन इट इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू बी सेल्फ sacrificing and share their good fortune with strangers. That is why the habituality associates self-sacrifice with heroism। तो देखो क्या होता है, हमेशा जब क्या कहते हैं कि लोग कोई भी अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करता है, कोई अपना बलिदान देता है दूसरों के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है कि वो हीरोइज्म से बताया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये बस इतना ही ध्यान रखना है कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है क्या नहीं। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ, the pertinent thing, however, is that when they choose under the wheel of ignorance, they will find that it is in their interest to think from position to the worst of। वही मैंने बताया कि वो हमेशा सबसे जो बुरा कंडीशन होगा ना, उसको सोच करके क्या कहते हैं कि पॉलिसीज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। ठीक है। तो वही यहाँ पे ये बात बताई गई, तो ये है। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या चाहते हैं, वियरिंग the imagined wheel of ignorance is the first step in arriving a system of fair laws and policies। कह रहे हैं कि अगर हमें फेयर लॉज एंड पॉलिसीज बनाने हैं, इनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग। अगर कह रहे हैं कि अगर हमें फेयर लॉज एंड पॉलिसीज बनाना है, फेयर लॉज एंड पॉलिसीज बनाना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें क्या कहते हैं कि तब जा करके हमें इन सब चीजों पे ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं कि फियरिंग ऑफ, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें
व्हील ऑफ इग्नोरेंस को मानना पड़ेगा। और जब हम व्हील ऑफ इग्नोरेंस को मान लेंगे, इट विल बी एविडेंट दैट रेशनल पर्सन विल नॉट ओनली सी द थिंग्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वॉचडॉग, दे विल आल्सो ट्राई टू इंश्योर दैट द पॉलिसीज फ्रेम बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। वो केवल और केवल क्या कहते हैं कि वर्स्ट सिचुएशन को ध्यान, जो रेशनल पर्सन होंगे, रेशनल पर्सन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, रेशनल का मतलब होता है जो लोग तर्क से सोचते हैं, ठीक है, जो लोग क्या कहते हैं तर्क से सोचते हैं, उन्हें ही बोला जाता है रेशनल पर्सन। रेशनल पर्सन क्या होंगे, वो पूरे सोसाइटी को एज अ होल सोचेंगे और बढ़िया से पॉलिसी बनाएंगे। बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड सिंस नो वन नोज दैट विच पोजीशन, वो कौन सी सोसाइटी, जो फ्यूचर में सोसाइटी बनेगी उसमें कौन से पोजीशन में हो जाएंगे ये नहीं पता होगा। ईच विल सीक रूल्स दैट प्रोटेक्ट देम इन केस, अगर वो जिस भी केस में हो उनको वो प्रोटेक्ट करे, अगर वो जिस भी केस में हो उसको वो प्रोटेक्ट करे, अगर वो चाहे अपर कास्ट में हो, चाहे लोअर कास्ट में, चाहे जैसे भी। बट इट वुड मेक सेंस if they also try to ensure that their chosen policy does not also make those who are better off weaker, because it is also possible that they could be born into a privileged position। वही मतलब कि ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम वर्स्ट सिचुएशन वालों को बढ़िया पॉलिसी दे दो, उन लोगों को भी पॉलिसी अच्छी दे रही है जो अपर कास्ट में होंगे, उनको इसलिए भी पॉलिसी देनी हो सकता है कि वही लोग उसमें ही पैदा हो जाए, या तो यानी कि समस्या यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो बात आती है यहाँ पे लिखा हुआ है, therefore it would be the interest of all that society as a whole should be benefit from the rules and policies। यानी कि एज अ सोसाइटी पॉलिसी में प्रॉफिट मिले, ये नहीं कि क्या कहते हैं कि केवल सेक्शन वाइज सोसाइटी को बनाया जाए, नहीं, तो फिर लोग ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो पूरी सोसाइटी को प्रॉफिट दे, क्योंकि उनको पता है कि भाई क्या कहते हैं कि हम सोसाइटी के किस सेक्शन में चले जाए ये पता ही नहीं होगा, इसलिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वो किसको ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे, सोसाइटी को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, सच फेयरनेस वुड बी आउटकम ऑफ रेशनल एक्शन। कह रहे हैं कि ये जो फेयरनेस आएगा वो किसकी वजह से है, रेशनल एक्शन किया है इसकी वजह से है। बेलोवेंस की वजह, बेनेवोलेंस की वजह से नहीं है, जनरेशन की। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए, कि हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें, इसके लिए। दया, जेनरसिटी का मतलब होता है दयालुता, तो दयालुता की वजह से भी नहीं है, किसकी वजह से है, तर्क की वजह से है। कि तर्क क्या दिया गया भाई, तर्क ये दिया गया कि अगर क्या कहते हैं कि जब उस किसी भी व्यक्ति को पता नहीं कि वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में चला जाएगा, तो इसलिए वो सबके लिए अच्छी पॉलिसी ही बनाए, तो ये बात थी यहाँ। ओके, रॉल्स देयर फोर अर्ग्यूज रेशनल थिंकिंग नॉट मोरालिटी, वो कह रहे हैं मोरालिटी कुछ नहीं करती, जो रेशनल थिंकिंग होती है वो किसी भी सोसाइटी को जस्ट बनाती है, फेयर एंड जस्ट इम्पार्शियली रिगार्डिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ अ सोसाइटी। कह रहे हैं कि जो बेनिफिट्स या बर्डन जो सोसाइटी में होगी वो कौन सही से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग समझ में है, नहीं समझ में, इन हिज एग्जांपल देयर आर नो गोल्स और नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी। उनके में कोई, देखो वहां पे कोई मोरालिटी वोरालिटी की बात की गई थी क्या, नहीं, वहां पे वो कह रहे हैं केवल और केवल कह रहे हैं रेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, वो मोरालिटी की बजाय किस पे कॉन्सेप्ट की पेश करते हैं, रेशनैलिटी की। इन ही एग्जांपल देयर आर नो गोल्स और नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी दैट आर गिवन टू अस इन एडवांस एंड वी रिमेन फ्री टू डिटरमाइन व्हाट इज बेस्ट फॉर आवरसेल्व्स। यानी कि यहाँ पे हम हमेशा यही सुनने की तो चूज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ कोई मोरालिटी नहीं दिया गया, कोई कुछ कंडीशन नहीं दिया गया, सीधे बता दिया गया कि आपको किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जाना है तो आप क्या करोगे, आप हमेशा बेस्ट पॉलिसी बनाओगे अपने लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो रॉल्स जो थे उनको क्या कहते हैं कि इस बेसिस पे उन्होंने फेयरनेस और जस्टिस को बताया, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है परसुइंग सोशल जस्टिस। अब ये परसुइंग सोशल जस्टिस क्या बताना चाहता है, परसुइंग सोशल जस्टिस में क्या है, इफ इन अ सोसाइटी डीप एंड परसिस्टेंट डिवीजन एग्जिस्ट। अब मान लो कि क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं कि देखो, एक अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, अमीर और गरीब के बीच में क्या होगा, बहुत ज्यादा गैप है, तब भी तो सोसाइटी क्या होगी, सोशल जस्टिस है क्या वहां पे, नहीं। अभी तो यही तो बताया था, जो रेस जो क्या कहते हैं वहां पे अभी ये पढ़ा करके आया था, क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में बताया था ना ये एग्जाम्पल। हाँ, कैसा कि यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, द पावर विच गोज विथ
सच एज ओनरशिप एंड दोज हु आर एक्सक्लूडेड एंड deprived। कह रहे हैं कि अगर इनके बीच में ज्यादा गैप रहेगा ना, तो वो सोसाइटी जस्टिस नहीं कहलाएगी। वहां पे क्या कहते हैं कि सोशल जस्टिस की कमी है, लिखा भी है कि लैकिंग देयर। कह रहे हैं कि वहां पे इसका मतलब उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस सोसाइटी में किस चीज की कमी है, उस सोसाइटी में सोशल जस्टिस की क्या है, कमी है। लिखा है ना ये, सोशल जस्टिस इज लैकिंग देयर। वी आर नॉट टॉकिंग हियर मेयरली अबाउट द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये नहीं है कि सोशल इंजस्टिस है। जस्टिस का मतलब वही लिखा हुआ है, देखिए सुन लीजिए, जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वलिटी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब लोगों के पास में 100-100 रुपए हो एक समाज में, बस ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एंड सेमनेस इन विच वे पीपल लिव, नहीं इसका मतलब नहीं हो, बट अ सोसाइटी वुड बी कंसीडर्ड अनजस्ट इफ द डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर आर आल्सो ग्रेट। मतलब कि बहुत ज्यादा, अगर वो गैप बहुत ज्यादा है, तब हम सोशल जस्टिस के इनजस्टिस कहेंगे कि हाँ सोशल समाज में जस्टिस नहीं है। लेकिन वैसे तो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सब लोग सेम तरीके से रह रहे हैं। दे सेम टू बी लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एंड इफ ऐसा लगेगा कि अगर आप सोशली इनजस्टिस समाज को देखोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक एरिया ऐसा होगा जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे, और एक दूसरा एरिया होगा जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होंगे। मतलब इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स, अ जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विद बेसिक मिनिमम कंडीशन। यानी कि जो एक जस्ट सोसाइटी होगी, वो लोगों को क्या प्रोवाइड करेगी, बेसिक मिनिमम कंडीशन। पेपर में पूछा जाएगा कि एक जस्ट सोसाइटी क्या प्रोवाइड करती है, तो एक जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड करती है कि भाई बेसिक मिनिमम कंडीशन टू इनेबल देम टू लिव हेल्दी, ताकि सब लोग हेल्दी रहें, अपनी लाइफ को सिक्योर करें, और वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, और इक्वल अपॉर्चुनिटी से। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन अ जस्ट सोसाइटी। क्या पूछा जाएगा, डिफाइन जस्ट सोसाइटी। तो बता दो कि जस्ट सोसाइटी क्या है। डिफाइन जस्ट सोसाइटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से यहां तक पूरा लिख लीजिएगा, मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ इसको खुद से। ये है, क्या लिखा हुआ है, वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अ जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विद बेसिक मिनिमम कंडीशन। बेसिक मिनिमम कंडीशन होने चाहिए to enable them to live healthy, secure life and develop their talents, as well as equal opportunity to pursue their chosen goals in society। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक जस्ट सोसाइटी होगी, वो पहली बात तो क्या कहते हैं कि लोगों को प्रोवाइड करेगी क्या, बेसिक मिनिमम कंडीशंस, ताकि वो कैसे रह सके, ताकि वो हेल्दी रह सके, अपने लाइफ को सिक्योर कर सके। और क्या करेगी जस्ट सोसाइटी, वो प्रोवाइड करेगी ऐसे बेसिक मिनिमम कंडीशन, ताकि लोग अपने आप को डेवलप कर सके, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, और क्या कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये बात इस टॉपिक में है। हाँ, हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट आर द बेसिक मिनिमम कंडीशंस। हाँ, अब ये बेसिक मिनिमम कंडीशंस क्या है, किसी भी पीपल के लिए बेसिक मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है, ऐसे समझ लो कि हाँ, वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक नीड्स ऑफ पीपल हैव बीन डिवाइज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स। एंड मतलब बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट इन जनरल एग्री, क्या हुआ कि जैसे बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट नीडेड टू रिमेन हेल्दी। क्या कहते हैं कि एक प्रकार से क्या हुआ, बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट मिलना चाहिए, जिसमें हेल्दी रहे, टू रिमेन हेल्दी। ये पहला बेसिक नीड हुआ। दूसरा, दूसरा बेसिक नीड क्या हुआ, हाउसिंग। तीसरा, हाउसिंग भी सबको मिलनी चाहिए। तीसरा, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको मिलना चाहिए। ये सब बेसिक नीड्स हैं, ये सबको मिलना चाहिए। एंड एजुकेशन एंड मिनिमम वेज, एजुकेशन और एक मिनिमम वेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सबको मिलना चाहिए, गुड। हाँ, ये सब बेसिक, ये है बेसिक नीड्स है। वही लिखा हुआ है कि would constitute an important part of these basic conditions. Providing people with their basic needs is considered to be one of the responsibilities
ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि अगर वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यही काम ही है कि वो इन सब बेसिक नीड्स को लोगों को क्या कहते हैं कि दे। However, providing such basic conditions of life to all citizens may pose a heavy burden to the government। कभी कभी क्या हो सकता है कि भाई हैप्पी इन सब चीजों को प्रोवाइड करना भी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कैसे देगी। अब जैसे कि कहते हैं कि particularly in countries like India which have a large number of poor people, हमारे यहाँ देखो क्या है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी फिर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इस चीज का बर्डन दिया जाएगा। भाई कहते हैं कि हम इतने सारे लोगों को ये सारे बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें। तो फिर क्या होता है, even if all agree that states should try and help most disadvantaged member of society to enjoy some degree of equality with others, disagreements could still arise regarding the best methods of achieving this goal। तो फिर क्या होता है, कभी कभी इस गोल को अचीव करने के लिए फिर सरकार को क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें देनी पड़ती है। तो जिसके क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। A debate is currently going on in our society as well as other parts of the world about whether promoting open competition through free markets would be बेस्ट वे ऑफ हेल्पिंग डिसवांटेज। मतलब कह रहे हैं कि एक ये हो रहा है, बातचीत हो रही है कि अगर हम लोगों को फ्री मार्केट दें, हम फ्री मार्केट देते हैं तो क्या जो डिसएडवांटेज पीपल हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं, क्या वहां तक ये चीजें पहुंच जा पाएंगी। हम जो बेसिक नीड्स हैं वो कि सोसाइटी के मेंबर्स के बेटर ऑफ हो जाएंगी। वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहे हैं कि या तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले ये बेसिक नीड्स को पहुंचाने की, या फ्री मार्केट। क्वेश्चन ये आ गया कि या तो फ्री मार्केट लोगों को सुविधा उपलब्ध कराए या गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये चल रहा है कि भाई कि फ्री मार्केट सुविधा लोगों को मतलब कि पूरी करे, या क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट खुद करे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे बेसिक नीड्स को कौन प्रोवाइड करे वही लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, अ डिबेट इज करेंटली गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउट वेदर प्रमोटिंग ओपन कंपटीशन थ्रू फ्री मार्केट, यानी कि अगर हम फ्री मार्केट में ओपन कंपटीशन होगा तब ये क्या कहते हैं कि डिसएडवांटेज पीपल को हेल्प मिलेगा, या whether the government should take on the responsibility of providing basic minimum to the poor, यानी कि जो बेसिक मिनिमम नीड है पुअर की वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करे। इफ नेसेसरी इवन दो अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का करना पड़े तो वो भी करे। कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। इन आर कंट्री दीज डिफरेंट अप्रोचेज आर बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या करते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं किसको सपोर्ट करते हैं, फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग करते हैं गवर्नमेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोल रखा है, अ जस्ट सोसाइटी इज अ सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज डिजॉल्व इनटू द क्रिएशन ऑफ अ कंपैशनेट सोसाइटी। मतलब एक ऐसी सोसाइटी बन रही है जहां पे सब लोग क्या कहते हैं कि सब लोग सहमति की ओर बढ़ रहे हैं, और क्या चीज छोड़ रहे हैं, क्या कहते हैं कि एक प्रकार से क्या कहते हैं कि वो नीचता को छोड़ रहे हैं। मतलब कि क्या कहते हैं कि जो छोटेपन की चीजों को उसको हटा रहे हैं, डिसेंडिंग सेंस को हटा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि हाँ असेंडिंग सेंस ऑफ रेफरेंस, एक दूसरे को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जस्ट सोसाइटी होगी जो मतलब कि एक दूसरे को इंक्लूड करना चाहते हैं, और लेकिन क्या कहते हैं कि जो डिस्क्लूड करने वाली बात है उनको हटाया किया जा रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। अब फ्री मार्केट्स वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन क्या होता है। फ्री मार्केट्स और स्टेट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है ये समझना। फ्री मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह पे जहां पे सरकार की कोई रोक टोक नहीं। फ्री मार्केट का मतलब हुआ सरकार के कोई रोक टोक नहीं। फ्री मार्केट को ऐसे समझ लो एक प्रकार से निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी ऐसे समझ। ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहां पे क्या होगा कि लोग जैसे क्या कहते हैं कि जब कहीं पे देखिए क्या कहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स हो गए या क्या कहते हैं कि तो ये सब फ्री मार्केट के एग्जांपल है। सपोर्टर्स ऑफ फ्री मार्केट मेंटेन दैट एज फार एज पॉसिबल इंडिविजुअल शुड फ्री टू ओन प्रॉपर्टी। इनका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास में अपनी प्रॉपर्टी हो, वो लोग प्रॉपर्टी रख सके, वो किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आ सके, वो किसी के साथ में एग्रीमेंट कर सके, और और क्या कहते हैं कि विद रिगार्डिंग प्राइसेस एंड वेजेस एंड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के लिए प्रोसेस के लिए
इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। दे शुड बी फ्री टू compete विथ ईच अदर, और ये क्या कहते हैं कि जितने भी एक मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से compete कर सके। जैसे एक एग्जांपल लूं कि क्या कहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स में जैसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, ऐसे समझ लो आसपास के एरिया के A B C के 3 प्रकार से स्कूल्स हैं। अब इसने कुछ फीस रख रखी है, इसने कुछ भी, अगर कह रहे हैं कि अगर ये तीनों स्कूल के बीच में कंपटीशन होगा तो जो यहाँ के आसपास के जो एरिया के बच्चे होंगे उनको बढ़िया एजुकेशन मिल पाएगी। कैसे बढ़िया एजुकेशन मिल पाएगी? क्योंकि इन तीनों स्कूल में कंपटीशन होगा। जब इन तीनों स्कूल में कंपटीशन होगा तो फिर क्या होगा, जो बच्चा यहाँ पे जा रहा होगा उसको भी बढ़िया एजुकेशन मिल रही होगी, जो बच्चा यहाँ पे जा रहा होगा, क्योंकि इनको इस बात का डर होगा कि कहीं की कहते हैं कि अगर मेरी एजुकेशन खराब हो गई तो वो बच्चा बी स्कूल से ए स्कूल में ना चला जाए या बी स्कूल से सी स्कूल में ना चला जाए, तो ये लोग हमेशा अपने बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और फीस को भी मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे कहीं, क्योंकि बच्चे इधर उधर ना ट्रांसफर हो जाए। तो इन सब चीजों का कंपटीशन होता है फ्री मार्केट में, ठीक है। तो जिसमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ पे एक समस्या भी है। एक समस्या ये है कि क्या कहते हैं कि ये जो फ्री मार्केट में जो लोग होंगे इनका मेन टारगेट क्या होता है? इनका मेन टारगेट होता है भाई पैसे कमाना। तो ये पैसे कमाने के, तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट, कह रहे हैं कि सबसे पहला चीज कहते हैं कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, चॉइसेस प्रोवाइड करता है। ये भी आपको लिखना कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, चॉइसेस। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि फ्री मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, चॉइसेस प्रोवाइड करता है, चॉइसेस, मोर नंबर ऑफ चॉइसेस। जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक छोटे से एरिया में अभी A B C 3 स्कूल खुल गए, तो अब क्या हुआ कि बच्चों के पास में चॉइस है कि किस स्कूल में जाएं, ए में जाएं या बी में जाएं या सी में जाएं। वो देखेंगे कि उनको ए में फायदा लग रहा होगा बच्चों को तो वो ए में जाएंगे, बी में लग रहा होगा उनको लगेगा नहीं 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 बी में तो सही नहीं पढ़ाई हो रही तो ए में चलो। तो वही है, देयर इज नो डाउट दैट मार्केट सिस्टम गिव्स अ मोर चॉइसेस कंज्यूमर। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना, यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल बताया हुआ कि हमें जो चावल खरीदने होंगे हम खरीदेंगे जो हम खाएं, तो ये सब। बट रिगार्डिंग द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेसिक नीड्स, किसकी बात करते हैं, बेसिक नीड्स की। तो जब मैं बेसिक नीड्स की बात करता हूँ तो इनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुड हो, कैसी होनी चाहिए, ये क्वालिटी गुड होनी चाहिए। अब जब क्या कहते हैं कि अगर ये प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सोचो अगर ये बेसिक नीड्स अगर प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कर रही होगी, प्राइवेट कंपनी या मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, तो मार्केट में लोगों का क्या मेन एम होता है, फायदा कमाना। अब जब उनको क्या कहते हैं कि यहाँ पे सही से पैसा आ नहीं पा रहा होगा, जब सही से पैसा नहीं आ पा रहा होगा तो क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होगी, खराब होगी। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में अच्छा भी बता सकते हैं कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अच्छे हैं और मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बुरा है। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा इसलिए क्योंकि वो मोर नंबर ऑफ चॉइसेस देता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब वो क्वालिटी ऑफ गुड्स के साथ में क्या कर लेगा, क्या कहते हैं कि समझौता कर लेगा। कब, जब उसको, इसीलिए तो देखो क्या होता है, हाँ, जब उसको क्या कहते हैं कि ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे गांव में देखो प्राइवेट स्कूल्स कम होते हैं। क्यों गांव में प्राइवेट स्कूल्स कम होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं कि जो लोग, उन लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। जो प्राइवेट स्कूल्स वालों को जब ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता तो इसलिए वहां पे क्या होते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स कम होते हैं, जो होते हैं सरकारी स्कूल्स होते हैं। तो इसका मेन रीजन यही है, उसका मेन रीजन यही है कि वहां पे उनको फायदा कम मिल पा रहा है। जहां पे फायदा मिलेगा ज्यादा तो वो ज्यादा वहां पे ओपन करेंगे। तो मेन समस्या ये है कि बेसिक नीड्स की क्वालिटी के साथ में समझौता हो जाता है अगर हम मार्केट कंपटीशन दे दिए। तो दूसरा आर्गुमेंट और क्या लिखा जाता है मार्केट के बारे में, मार्केट आर्गुमेंट के बारे में क्या कहते हैं, दूसरा कौन, दूसरा क्या लिखा जाता है, एंदर आर्गुमेंट ऑफन हर्ड इन डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट्स। दूसरा क्या बताया जाता है कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं इनमें जो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ज्यादा अच्छी सर्विसेज होती हैं कि कहते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज। बट लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि अब देखो ये तो आपने अच्छी बात बता दी कि इसके बारे में ये अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात क्या है, बुरी बात ये है कि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो कास्ट जो होती है, कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है। बट द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज मे पुट देम लॉट ऑफ रीच। केवल और केवल क्या होता है कि, तो यानी कि जो कॉस्ट होगी उसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि जो अमीर लोग तो वहां तक पहुंच जाएंगे लेकिन जो गरीब लोग होंगे वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि क्या कहते हैं कि गरीब लोग क्या कहते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट स्कूल्स में क्या कहते हैं कि एडमिशन नहीं, और एडमिट नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें भी समझने वाली बात है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं कि हम देख सकते हैं कि दोनों साइड्स की, दोनों साइड्स का मतलब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ,
जब मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि एक हमने बता दिया कि गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करे, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा मैंने बता दिया कि क्या कहते हैं कि फ्री मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों में समस्या क्या थी? फ्री मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समस्या थी भाई? सबसे पहला पहला था क्या, ये मोर नंबर ऑफ चॉइसेस, मोर नंबर ऑफ चॉइसेस। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या थी? समस्या यहाँ पे थी कि भाई क्या कहते हैं कि ये प्रॉफिट की वजह से, हाँ, प्रॉफिट की वजह से क्या करेंगे, जब ये ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे जहाँ पे क्या कहते हैं कि, तो ये प्रॉफिट की वजह से क्या करना पड़ेगा, कुछ जगह पे क्वालिटी, हाँ, कैन बी कॉम्प्रोमाइज। तो जब ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर वहां पे किसका पार्टिसिपेशन होगा? फिर वहां पे गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना, ओ, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी। दूसरा मैंने इसमें ही बताया मोर नंबर चॉइसेस, दूसरा मैंने बताया कि बेटर सर्विस, बेटर सर्विस होता है देन गवर्नमेंट। फिर से लेकिन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है, यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि कॉस्ट, ड्यू टू हाई कॉस्ट, हाँ, ड्यू टू हाई कॉस्ट, ड्यू टू हाई कॉस्ट लोगों को क्या करना पड़ता है, कहाँ पे जाना पड़ेगा, ड्यू टू हाई कॉस्ट किस में जाना पड़ेगा, हाँ, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्राइवेट या, हाँ, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइवेट या फ्री मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से क्या होते हैं, हाँ, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ये जो क्या कहते हैं कि आउट ऑफ रीच रहते हैं, कौन, फ्री मार्केट। समझ आए नहीं समझ आए? तो फ्री मार्केट के एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लो, यही है। चलो मैं बता देता हूँ, इसको हटा दो, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज ये क्या है, फ्री मार्केट के एडवांटेज क्या है, ये है एडवांटेज, और ये क्या है, डिसएडवांटेज। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, डिसएडवांटेज। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपको मेरे ये क्लियर समझ में आ गए होंगे, क्या समस्या है और क्या नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि कैसे चल रहा है, तो ये था ठीक है। तो एक बार क्या कहते हैं कि यहाँ पे और कुछ रह गया इस चैप्टर में, तो यही है इस चैप्टर में, मतलब इतनी ही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। जेम्स मिल यानी कि जे एस मिल, यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है, जे एस मिल के अकॉर्डिंग बताओ जस्टिस क्या है। जस्टिस इंप्लाइज समथिंग विच इज नॉट ओनली राइट टू डू, कह रहे हैं कि केवल सही करना या केवल गलत नहीं करना ही जस्टिस नहीं है, बल्कि जस्टिस ये भी है जिसपे क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को क्या होता है, मोरल राइट। ओके, तो ये सारी बातें हमने कर ली इस चैप्टर में। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी। ओके, तो क्या कहते हैं कि ये चैप्टर का ये था पूरा पार्ट, लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो देखो, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, अभी मैंने बताया फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन देखते हैं। देखो, फ्री मार्केट का मतलब मैंने बताया था, फ्री मार्केट डायरेक्ट बेनिफिट, फ्री मार्केट मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट टू क्वालिफाइड एंड एबल पर्सन थ्रू ओपन कंपटीशन। फ्री मार्केट में क्या होता है कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट होता है, वो डायरेक्ट कंपटीशन होता है अगेंस्ट इंटरवेंशन होती। और ये कहते हैं कि जो फ्री मार्केट होता है, कभी भी ये इसमें इंटरवेंशन ऑफ स्टेट मतलब इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहता। इन सच अ सिचुएशन द डिबेट इंटेंसिफाइज वेदर गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि फॉर डिसेबल्ड पर्सन विदाउट फैसिलिटीज बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट अकॉर्डिंग विथ फ्री मार्केट। यानी कि क्या कहते हैं कि वो फ्री मार्केट के साथ में क्या कहते हैं कम्पीट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, मैंने वो आपको उधर बातें समझा दी कि दोनों के सपोर्ट में, फ्री मार्केट के सपोर्ट में क्या लिखना है, फ्री मार्केट के अपोज में क्या लिखना है। वो दोनों ही बातें फ्री मार्केट के सपोज में बता देना है, वही की क्या कहते हैं कि मोर नंबर ऑफ चॉइसेस देगी, गुड क्वालिटी,
फिर दूसरी चीज में बता देंगे भाई वहां पे क्वालिटी को क्या किया जा सकता है, कंप्रोमाइज किया जा सकता है जब उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फिर उसके साथ में मैंने बताया था उसमें दूसरा एक पॉइंट बता दिया कि भाई क्या कहते हैं कि बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है देन क्या कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लेकिन फिर से वही चीज आ जाती है कि ड्यू टू हाई कॉस्ट क्या होता है कि आउट ऑफ रीच होती है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से, इस वजह से। स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इन इंडिया। स्टेप सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? सबसे पहला है फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, अंत्योदय स्कीम बनाया गया, अभी मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया, प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाए गए, टीपीएसपी लाए गए। तो ये सारी चीजें हमने क्या कहते हैं कि, और रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया, इकोनॉमिकली सोशल सिक्योरिटी लाई गई लोगों को। हाँ, तो ये सारी चीजें हो गई, तो इनको आप 2-3 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि ये कहते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस और पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम करने की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड जस्टिस वर्ड ओरिजिनेट। तो मैंने बताया था जस्टिस जो बना था वो जस से बना था। जस का मतलब था बंधन, जिसका मतलब था टाई, टाई या बाउंड। हाँ, और फिर मैंने बताया था ये कौन सा लैंग्वेज था? लैटिन। का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जस्टिस इज क्वालिटी दैट हार्मोनाइजेस एमंग द अदर क्वालिटीज। यानी कि जस्टिस एक क्वालिटी होती है जो अपने आप को अदर क्वालिटीज में मिला लेती है। ये किसने बोला था? मैंने पहले ही बताया था, इसका आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो ने बोला था। फिर क्या कहते हैं कि तीसरा, अच्छा जस्टिस के कुछ डायमेंशन हैं, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे और समझेंगे क्या है क्या नहीं। और फिर क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विच एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस इज मेकिंग लॉफुल जस्टिस। लॉफुल जस्टिस कौन से बनाएगा? पॉलिटिकल जस्टिस बनाएगी, या सोशल जस्टिस, या इकोनॉमिक जस्टिस, या लीगल जस्टिस? तो ऑब्वियस सी बात है, लॉफुल जस्टिस बनाएगी लीगल जस्टिस। ओके, द रिपब्लिक किसने लिख रखा था? मैंने पहले ही बता रखा है, प्लेटो ने बना लिख रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द हिज बुक्स जॉन रॉल्स डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को किस बुक में लिखा था उन्होंने, जॉन रॉल्स ने? तो थियरी ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ जस्टिस उन्होंने एक बुक लिख रखी है, उसमें उन्होंने द थियरी ऑफ जस्टिस बुक में उन्होंने क्या कहते हैं किसके बारे में बता रखा है? प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, फिर उसके बाद में अगला आ जाता है छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बैकवर्ड दलित। तो इसमें कौन सा जस्टिस होगा? बैकवर्ड या दलित के लिए क्या कहते हैं कि कौन सा जस्टिस हो रहा है? तो सोशल इनजस्टिस हो रहा है। कौन सा इनजस्टिस हो रहा है? सोशल इनजस्टिस होगा। ओके, बैकवर्ड या इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, अगर दलित का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए तो कौन सा इनजस्टिस होगा? सोशल इनजस्टिस। फिर अगला देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है, जैसे 7th नंबर लिखा हुआ सोक्रेटिस हैज सेड दैट जस्टिस रिमेन्स। जस्टिस रिमेन्स क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं कि गुडनेस ऑफ ऑल पीपल, हाँ, वेलबींग ऑफ ऑल, गुडनेस हो जाएगा, या तो यहीं पे कह लो वेलबींग बोल लो। ओके, तो ये बात हो गई। अगला, ट्रूथ एंड फ्रीडम इंक्लूड बेसिक। हाँ, तो देखो क्या कहते हैं कि ट्रूथ एंड इन फ्रीडम, ट्रूथ एंड फ्रीडम क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस, तो ट्रूथ एंड फ्रीडम। ऐसे छोटे छोटे एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? ट्रूथ और फ्रीडम। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया? जॉन रॉल्स के द्वारा दिए गए, जॉन रॉल्स के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? जॉन रॉल्स के द्वारा दिए गए। ओके, आर्टिकल नंबर 38 of Constitution. Article number 38 of Constitution of India will create a social system of promotion of welfare which provides social economic. तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 38 नंबर आर्टिकल। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अ जस्ट सोसाइटी इज वन विच ग्रोइंग सेंस ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। यानी कि जो जिस सोसाइटी ने म्यूचुअल रेस्पेक्ट लाया है, जिस सोसाइटी में म्यूचुअल रेस्पेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है,
और ह्यूमिलिएशन मतलब एक दूसरे को बेइज्जती करना, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करना, एक दूसरे से घृणा करना क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज लिखा था, यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखिएगा, एक मिनट, एक मिनट, ये यहाँ पे लिखा है ना कि क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस लिखा हुआ है कि अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यानी कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, हाँ, यानी कि कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि क्या कहते हैं, ह्यूमिलिएशन। हाँ, ह्यूमिलिएशन का क्या कहते हैं कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोगों में ह्यूमिलिएट कर, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने को कम होगा, तो उसे क्या बोलेंगे कि हम कहते हैं कि वो जब कंपैशनेट सोसाइटी, वो जस्ट सोसाइटी। ओके, इतना बात समझ में है, नहीं समझ में? तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जहाँ पे क्या कहते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, ये सब किसने बोल रखा है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये किसने बोला है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। देयर इज समथिंग इनहेरेंट इन जस्टिस विच इज नॉट ओनली राइट टू डू, अभी हमने बताया था, जेएस मिल लास्ट पॉइंट में ही था ये, क्या था, जेएस मिल ने बोला था कि केवल सही करना या केवल गलत नहीं करना, मतलब कि केवल सही करना ही जस्टिस नहीं है, या केवल गलत नहीं करना ही जस्टिस नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं कि जस्टिस वो चीज होती है जिसपे कोई अपनी क्या कहते हैं कि मोरल अथॉरिटी, या क्या कहते हैं कि एक प्रकार से मोरल अथॉरिटी को हक जमा कर सकता है, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फ्री मार्केट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि पूछा जाता है कि फ्री मार्केट क्या है। बताया था कि फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहां पे फ्री मार्केट का मतलब होता है कि ऐसे एंटरप्राइजेस द इन फ्री मार्केट का मतलब, देखिए मैं फ्री मार्केट का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। फ्री मार्केट मीन्स द एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर should be exempted, should be exempted from गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट कंट्रोल से क्या कहते हैं कि अगर ये लोग बाहर हैं तो इसी को बोलते हैं फ्री मार्केट। ठीक है, जहां पे ओपन कंपटीशन, फ्री मार्केट प्रोवाइड ओपन कंपटीशन, इसी में आगे भी लिख दे रहा हूँ, फ्री मार्केट प्रोवाइड्स ओपन कंपटीशन बिटवीन कंपटीशन कंपटीशन बिटवीन एंटरप्राइजेस, या एमंग एंटरप्राइजेस लिख दो, एमंग एंटरप्राइजेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पे मतलब कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना हो रहा हो, उसी को बोलते हैं फ्री मार्केट। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या लिखा था। व्हेन मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड इन दिस मार्केट, इस मार्केट में कब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? इस मार्केट में तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कि क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कि उनको compete करने को अलाउ कर दिया जाए। लिखा भी है, देखो क्या लिखा हुआ है कि proponents of the free market believe that, प्रोपोनेंट्स का मतलब है सपोर्टर्स, सपोर्टर्स ऑफ द, प्रोपोनेंट का मतलब है सपोर्टर्स, प्रोपोनेंट्स ऑफ द फ्री मार्केट बिलीव दैट इंडिविजुअल शुड एज फार एज पॉसिबल बी फ्री टू एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो, एक्वायर कर सके प्रॉपर्टी,
एंड इंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर्स, एक दूसरे के साथ में वो एग्रीमेंट कर सके। हाँ, किस टर्म में, वैल्यू के टर्म में, वेजेस के टर्म में और प्रॉफिट के टर्म में, टू compete with each other and must be exempted। हाँ, और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल से exempted, and it is simple deprecation of the free market। ठीक है, the proponents of the free market believe that if markets are freed from interference of the state, तो यानी कि अगर वो स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, देन द सम ऑफ मार्केट ट्रेड विल बी बेनिफिट द सोसाइटी, ये सोसाइटी को बेनिफिट करेगी कुल मिला के। ठीक है, तो वही यहाँ लगे रहे, व्हेन कैन मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड इन दिस मार्केट, तो इसमें इसमें तभी मैक्सिमम प्रॉफिट पाया जा सकता है जब क्या कहते हैं कि एक दूसरे के साथ में compete करने का दिया जाए। व्हाट इज द सिंपल डिपिक्शन ऑफ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट का। हम्म, तो यानी कि देखो, इसमें जब पूछा गया है तो समझो, इसका सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, सेकंड वाले का आंसर होगा कि इसका आंसर होगा मिनिमल गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, तब क्या होगा, मैक्सिमम फायदा हो, मिनिमल गवर्नमेंट कंट्रोल होगा तब इनको क्या होगा, मैक्सिमम फायदा हो। व्हाट इज सिंपल डिपिक्स, हाँ, डिपिक्शन ऑफ फ्री मार्केट, सिंपल डिपिक्शन ऑफ फ्री मार्केट ये है कि जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल थोड़े सा भी, सिंपल डिपिक्शन ऑफ फ्री मार्केट का मतलब हुआ कि जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा भी ना हो। अगला क्या हो रहा है कि what would be the benefit of freeing markets from the state interference, अगर फ्री मार्केट्स को स्टेट इंटरफेरेंस से छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, जितने जो ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कि जो मतलब कि फ्री मार्केट ये कहता है भाई कि जो लोग योग्य हो, अब कह रहे हैं कि आप देखो, गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई देखो, फ्री मार्केट कहता है कि गवर्नमेंट आप क्या कहते हैं कि मुझे मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना रहो, जो यहाँ पे योग्य होगा वो ज्यादा कमा लेगा और उसको फायदा होगा, जो अयोग्य होगा वो नहीं कमा पाएगा और उसका नुकसान। ठीक है, फ्री मार्केट में कह रहे हैं कि वही लोग फायदा पा पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे जो लोग एक्चुअल में योग्य हैं, और जो लोग, तो वही लिखा हुआ है कि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज जो हो जाएगी वो जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई कि जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही हुआ कि जो लोग मेहनती होंगे उनको फायदा मिल जाएगा, जो लोग मेहनती नहीं होंगे उनको फायदा नहीं मिलेगा। ओके, राइट एंड रीराइट, कह रहे हैं राइट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली। इनजस्टिस वाज एसोसिएटेड विद रिलीजन इन एंशिएंट इंडिया, हाँ, क्या इनजस्टिस एसोसिएटेड था, नहीं, क्या कहते हैं कि जस्टिस वॉज एसोसिएटेड, इनजस्टिस नहीं एसोसिएटेड था, यहाँ पे क्या होगा, जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद रिलीजन। हाँ, जस्टिस क्या था, जस्टिस था। ओके, जस्टिस इन इंडियन सोसाइटी वॉज एसोसिएटेड विद रिलीजन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद रिलीजन इन इंडियन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। कह रहे हैं इसमें से कौन कौन से ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल्स हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस किसने की दिया था, रॉल्स ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस किसने दिया था, रॉल्स ने दिया था, तो ये ट्रू है भाई। और क्या कहते हैं कि पहला पढ़ लो, ऑल कल्चर एंड ट्रेडिशन है फेस टू, हाँ सबको भाई फेस करना पड़ता है क्या कहते हैं कि जस्टिस के लिए। प्लेटो डिस्कस द इकोनॉमिक इश्यू इन द रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या इकोनॉमिक इश्यू नहीं, जस्टिस के बारे में बात की गई। हाँ, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या कहते हैं कि इट इज नेसेसरी फॉर द जस्टिस टू गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू ऑल पर्सन, सबको उनका ड्यू देना चाहिए, हाँ सही है। अ प्रपोजल इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट टू थर्ड्स ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ पार्लियामेंट रिजर्व फॉर द वुमेन, क्या कहते हैं कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। चौथा फॉल्स है कि क्या कहते हैं कि अभी इसको रखा गया है कि मतलब प्रपोजल क्या अभी तक उसको मतलब महिलाओं के लिए ऐसा किया गया है क्या कि टू थर्ड सोसाइटी में मतलब कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। कह रहे व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया, जैसे कि मैंने तुमसे क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने बोल रखा है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया सोसाइटी, तो कॉन्सेप्ट क्या था भाई कि जस्टिस वाज एसोसिएटेड विद, जस्टिस वाज एसोसिएटेड विद रिलीजन, एंड फिर मैंने बताया था इसमें और क्या लिखना है, द किंग हैज ना ड्यूटी, किंग का क्या ड्यूटी था, किंग का जो प्रिंसिपल या मेन ड्यूटी यही था कि कहते हैं कि वो क्या करे, किंग का जो जो ड्यूटी था, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द किंग, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द किंग
टू मेंटेन दी धर्म और रिलीजन। हाँ, धर्म को अपने को क्या करे, मेंटेन करके रखे। हम तो अगला क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन सिंपल टर्म, ये आप लिख लोगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी वे टू प्रमोट जस्टिस, जस्टिस को प्रमोट करने के कोई तरीके बता दो भाई। जस्टिस को प्रमोट करने के लिए हमने तरीके बहुत सारे से पढ़ लिए थे कि कहते हैं। हाँ, जस्टिस को प्रमोट करने के कह रहे हैं कि तरीके बता दो, तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, जस्टिस को प्रमोट करने के तरीके भी हमने पढ़ लिए हैं कि क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं। हमें स्पेशल नीड्स हमने बताया था, इक्वल ट्रीटमेंट, तो तीनों प्रिंसिपल्स लिख दो इसमें, और कुछ नहीं, ये तीनों प्रिंसिपल्स उसमें लिख देना जो तीनों प्रिंसिपल पढ़े थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स सम पीपल, कह रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट सब तो पीपल, भाई जब सारे के सारे लोग इक्वल ही हैं, मैंने बताया था इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, ये प्रिंसिपल की बात करें उसको डिस्क्राइब कर दो। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान। तो 20वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 5th 5 ईयर प्लान में है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट का हमारे इंट्रोड्यूस कब किया गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का इंट्रोड्यूस कब किया गया, 5th 5 ईयर प्लान, कि लोगों को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो 5th 5 ईयर प्लान में मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात की गई 5th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, 5 ईयर प्लान में क्या बताया गया, और ये जो 5th 5 ईयर प्लान आया था 1974 से लेकर के 1979 में, किस कॉन्सेप्ट आया, मिनिमम रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आया। फिर अगला कहते हैं कि अगला क्या आ जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट व्हिच वेंट अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक मंडल कमीशन आया था, इसके बारे में हमने बात किया होगा। हाँ, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन क्या कहते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं कि वो हुए थे, मूवमेंट हुए थे। हाँ, मंडल कमीशन एंटी मूवमेंट हुआ था 1991 में, रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन फिलोसफर कंट्रीब्यूशन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। हाँ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल निभाया था, हाँ, सोशल जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, ताकि मिनिमम, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि मिनिमम नीड्स सबकी फुलफिल हो सके, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मिनिमम नीड्स सबकी फुलफिल हो सके। ये सारी बातें बता देंगे, तो ऐसे ही हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम एक कुछ मेन क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि हाईलाइट द थ्री प्रिंसिपल्स, ये तो हो गया। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी हमने बता दिया। एक है, लास्ट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। कुछ डायमेंशंस ऑफ जस्टिस को बताना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं बस। फिर उसके बाद में हमारा ये क्या कहते हैं कि टॉपिक खत्म हो जाए। तो देखते हैं कौन कौन से डायमेंशंस हैं जस्टिस के। तो जस्टिस के 4 डायमेंशंस हैं, ये पेपर में पूछा जा सकता है। जस्टिस के कितने डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है। 4 डायमेंशंस ऑफ जस्टिस कौन कौन से हैं वो ध्यान में रखिए। और यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहला है लीगल जस्टिस, दूसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, क्या, लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, और फिर क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस। चार चार कौन कौन सी जस्टिस है फटाफट बताइए। एक लीगल जस्टिस है, एक पॉलिटिकल जस्टिस है, एक सोशल जस्टिस है, और एक इकोनॉमिक जस्टिस है। ओके, चलो, तो ये चारों जस्टिस के बारे में हम लिख देंगे पेपर में, और ये 4 डायमेंशन हैं, और बड़े आसानी से हमारे पूरे के पूरे मार्क्स जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे वो हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द जस्ट डायमेंशन ऑफ जस्टिस। तो लीगल जस्टिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लॉ से रिलेटेड बात,
ये कोर्ट ऑफ लॉ इंटरप्रेट करेगा, और सबको क्या कहते हैं कि किसी को मतलब कि एक लॉ के सामने सब लोग इक्वल होते हैं, लॉ तो मतलब कि किसी को लॉ से के रिगार्डिंग जस्टिस मिलेगी। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है सबको इक्वल राइट मिलेगा वोट का। हाँ, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, वोट देने का अधिकार मिलेगा, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, ये सारी चीजें हो जाती हैं, इसमें आ जाएंगी। ओके, इसको आप पढ़ लीजिएगा, खुद से भी पढ़ लीजिएगा, इसको वीडियो को रोक करके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तीसरा है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बारे में हमने इतनी सारी बातें की हैं कि भाई सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको क्या कहते हैं कि मौका मिले, जैसे कि अभी हमने बात किया था। फिर अगला आ जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। इट मींस प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू लिव, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले रहने के लिए, सब खाने पीने के लिए, सबको काम करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये सारी बातें हो जाएंगी। इनको आप खुद से इसमें रोक करके वीडियो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं इसको, ये देखिए, इसको भी रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये है कहाँ गया ये आ गया इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, इकोनॉमिक जस्टिस को भी आप पढ़ लीजिएगा। सोशल जस्टिस, ये चार डायमेंशन है, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। इनको छोड़ना मतलब कि क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़े क्या कहते हैं गलती हुई। ओके, इनको आप खुद से पढ़ना है। और इस प्रकार से हमारा ये पूरा टॉपिक क्या हो गया, पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके, थैंक यू। और जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके पूछ लीजिए।